एक दिन मेरी ताकत से ब्रह्मांड कांपेगा, एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जिस किसी ने भी इस आवाज को सुना वो डर के मारे अपनी साधना बीच में ही छोड़ दिया। कुछ साधकों को गहरी चोटें आईं और कुछ की तो मौत हो गई। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर प्राणी, जिन्हें देवता कहा जाता था, वो भी इस आवाज से कांप उठे। ब्रह्मांड के ये देवता दाव के मास्टर माने जाते थे, जिनके पास अनगिनत शक्तियां थीं। फिर भी उस शख्स की आवाज ने उन्हें हिला कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज किसी ऐसी शक्ति की है जिसे स्वर्गीय दाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एक हंसी गूंजी, हा हा, इम्मोर्टल सुप्रीम, तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा अंत करीब है। उसकी बातें मजाक भरी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक खतरनाक किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। ब्रह्मांड के उस हिस्से में जहां सिर्फ अंधेरा और अव्यवस्था थी, वहां सिर्फ कुछ ही लोग सुरक्षित थे, और वो थे ये देवता। 9 देवताओं में से 6 वहां इकट्ठा हुए थे। ये 9 देवता ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के प्रतीक थे, और कोई इनसे ऊपर नहीं था। एक आदमी सुनहरे कवच में लिपटा हुआ 9 बिजली के ड्रैगनों से बंधा था। उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि अगर वो ब्रह्मांड में होता तो उसकी ऊंचाई कई प्रकाश वर्षों की होती। ये बिजली के ड्रैगन विनाशकारी थे, जो कुछ भी उनके सामने आता उसे नष्ट कर देने की शक्ति थी। वो आदमी उन 6 देवताओं की तरफ देख रहा था, खासकर उस देवता की ओर जिसने सबसे पहले बोलने की हिम्मत की थी। क्या अब भी तुम खुद को हमसे ऊपर समझते हो? बहुत जल्द तुम खत्म हो जाओगे। बोलने वाला काइसिलस था, जो अंडरवर्ल्ड का देवता था। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, इसे अभी खत्म कर देते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं कि जीत गए हैं, ये भाग जाता है, एक और देवता ने कहा। उनके दिमाग में उस आदमी के साथ पहले के अनुभवों की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई और उस आदमी को खत्म करने के लिए एक प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण फॉर्मेशन नहीं थी, इसे स्वर्गीय दाव ने खुद बनाया था। तुम लोग सोचते हो कि जीत गए हो, अचानक उस आदमी ने कहा। इसे नजरअंदाज करो, ये सिर्फ एक चाल हो सकती है, काइसिलस ने गुस्से में कहा। इम्मोर्टल सुप्रीम हंसते हुए बोला, क्या तुम सोचते हो कि ये मेरे लिए अंत है? तुम सब तो मेरी मुट्ठी जितने भी शक्तिशाली नहीं हो, हा हा हा। उसकी बातें सुनकर देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि वो कुछ भयानक योजना बना रहा है। काम पर ध्यान दो, ये कुछ नहीं कर सकेगा, एक और देवता ने कहा। काले प्रकाश के साथ बिजली के ड्रैगन और ताकतवर हो गए। सुनहरे कवच की सुरक्षा टूट गई और बिजली उसके शरीर में समा गई। वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ठंडी मुस्कान थी। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, आज से तुम सबके अंत की शुरुआत हो चुकी है। देवता उस दृश्य को देखकर कांप उठे, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति की ताकत महसूस की। काइसिलस ने हंसते हुए कहा, तुम अमर नहीं हो, देखो तुम खत्म हो रहे हो। चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन तभी उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और एक ठंडी नज़र से काइसिलस की ओर देखा। चिंता मत करो, मृत्यु का देवता अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर एक बड़े विस्फोट के साथ खत्म हो गया। उस विस्फोट की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवताओं ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पीछे धकेल दिए गए। हा हा हा, आखिरकार इस राक्षस का अंत हो गया। मृत्यु के देवता ने उस आदमी की मौत पर खुशी से हंसते हुए कहा, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी पहचान मिटाने वाले इस इंसान के लिए काफी समय से इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही वह फिर से बोलने वाला था, अचानक 3 नीली, सोने और सफेद रोशनी एक धमाके के साथ बाहर निकली और इतनी तेजी से उड़ गई कि किसी भी देवता के लिए प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो गया। क्या वो है? हाँ, यही है। और यहाँ 3 हैं। इस बदमाश की किस्मत तो बहुत बड़ी है। जल्दी करो, उनका पीछा करो। सभी देवता तुरंत पीछा करने लगे, लेकिन उन्हें समझ आया कि वे उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, और रोशनी जल्दी ही शून्य में गायब हो गई। यार, हमने एक बड़ा मौका चूक दिया, एक देवता ने कहा। ये तो होना ही था। कहा गया था कि जब तक तुम्हें उनकी स्वीकृति नहीं मिलती, तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, चाहे वो सामने ही क्यों ना हो। ये तो सच है, लेकिन उनकी जबरदस्त शक्ति को देखते हुए
क्या तुम सोचते हो कि वो फिर से जिंदा हो सकेगा? एक देवता ने पूछा। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मृत्यु के देवता ने कहा। हम सबने उसे उस शक्ति से खत्म होते हुए देखा। एक बिजली के प्रहार से खत्म होना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो सही है, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस फील कर रहा हूँ। इस बीच 3 रोशनी कहीं अंतरिक्ष में रुकी और एक आकृति प्रकट हुई। यह वही आदमी था जिसे कुछ समय पहले खत्म किया गया था। उसने 3 रोशनी को देखा, जो वास्तव में 3 हीरे के आकार के स्रोत पत्थर थे। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी योजना को थोड़ा जल्दी शुरू करना होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक ही झटके में मुझे जल्द ही इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर आदमी बनना होगा। 3 स्रोत पत्थर उसकी नियंत्रण में चमकने लगे और फिर अचानक वह गायब हो गया और उसके स्थान पर एक छोटा महल प्रकट हुआ। यह महल एक खास दिशा में एक रोशनी के साथ बढ़ने लगा। जैसे ही वो चला गया, एक आकृति तुरंत वहां प्रकट हुई जहां वह पहले था। ही, वो सच में बहुत कमजोर हो गया है। मैं उसके पीछे स्पेस स्टोन की शक्ति के साथ भी नहीं आ सकता था। अपनी हाथ की एक लहर से वह आकृति उस रोशनी में गायब हो गई और इम्मोर्टल सुप्रीम का पीछा करने लगी। एक ऐसे विश्व में जो प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ था, एक महल धड़ाम से जमीन पर उतरा। इसके बाद इम्मोर्टल सुप्रीम की आत्मा प्रकट हुई और महल गायब हो गया। उसने चारों ओर देखा और कुछ समय के लिए एक खास दिशा की ओर ध्यान से देखा, फिर 3 स्रोत पत्थरों को फिर से बुलाया। उन्हें देखकर उसने अपनी साधना यात्रा को याद किया। वह एक निचले लोक में पैदा हुआ था और वहां एक दास भी था। उसने सबसे निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक धीरे धीरे साधना की। उसने निचले लोक में संघर्ष किया और मध्य लोक में चढ़ाई की। मध्य लोक में उसे कुछ भाग्यशाली मौके मिले और तब से उसकी असली ऊंचाई शुरू हुई। उसने इस प्रक्रिया में कई दुश्मन बनाए, लेकिन वह सभी को पार कर गया और अंत में उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अपर वर्ल्ड में आया और यहाँ भी ऊंचाइयों तक पहुँचता रहा। इस शक्ति में उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी 3 स्रोत पत्थरों का अधिग्रहण। ये स्रोत पत्थर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। जो कोई भी इन स्रोत पत्थरों को अपने पास रखता है और उनकी शक्ति को प्राप्त करता है, वो इस मल्टीवर्स पर राज कर सकता है। और उसके पास 3 थे। कुल 9 स्रोत पत्थर हैं। सो स्टोन ऑफ केओस, सो स्टोन ऑफ केओस, सो स्टोन ऑफ टाइम, सो स्टोन ऑफ स्पेस, सो स्टोन ऑफ लाइफ, सो स्टोन ऑफ डेथ, सो स्टोन ऑफ सोल, सो स्टोन ऑफ फेथ, सो स्टोन ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो स्टोन ऑफ क्रिएशन। इन 9 सोर्स स्टोन में से वो समय का स्रोत पत्थर, आत्मा का स्रोत पत्थर और भाग्य का स्रोत पत्थर प्राप्त करने में सफल रहा। हालांकि उसने उन्हें स्वीकार किया, वह अपनी शक्ति का 1% भी बाहर नहीं ला सका। फिर उसे पता चला कि 1 से अधिक ब्रह्मांड हैं। कुल 9 ब्रह्मांड हैं और हर एक में अपने 9 स्रोत पत्थर हैं। और जो 3 उसने प्राप्त किए थे, वे ब्रह्मांड के 9 स्रोत पत्थरों से बड़े थे। वो 3 एक सेट का हिस्सा थे, जो केवल एक ब्रह्मांड को नहीं बल्कि सभी 9 ब्रह्मांडों को कवर करते हैं, जिससे मल्टीवर्स बनता है। ये स्रोत पत्थर सभी 9 ब्रह्मांडों में वास्तविकता के एक पहलू को कवर करते हैं। यही वजह थी कि वह इस ब्रह्मांड के स्वर्गीय शक्ति द्वारा नष्ट होने पर भी जिंदा रह सका। इसी समय उसके मन में एक विचित्र ख्याल आया। उसने सभी 9 मल्टीवर्सल स्रोत पत्थरों को इकट्ठा करने और ग्रैंड डाओ को नियंत्रित करने का इरादा बनाया, जिससे वो सभी पर राज कर सके। और ग्रैंड डाओ का मास्टर बनना क्या मतलब है? यह एक असंभव काम है, क्योंकि कुल 9,99,999 दाव हैं, यानी 999,999 दाव। इन सब में कोई भी ज्यादा नहीं सीख सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक अंतर्दृष्टि और महान समझ पर निर्भर करता है। फिर भी कोई भी एक खास दाव की समझ में अपना पूरा जीवन बिता सकता है और उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने उस एक दाव में महारत हासिल कर ली है। दाव का मतलब शक्ति और जीवन की समझ भी होता है। केवल कुछ खास लोग किसी दाव के शिखर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर ही होते हैं। और ये ऐसे प्राणी होते हैं जो देवताओं के समान होते हैं। देवता, जिनका जीवन काल लाखों वर्षों का होता है। लाखों वर्षों का समय दाव को समझने और उसे शिखर तक पहुंचाने में खर्च होता है। लेकिन चूंकि उसके पास जो स्रोत पत्थर थे वो मल्टीवर्सल स्तर पर थे, उसने एक योजना बनाई।
जिस पर उसने काम किया। इस योजना में उसने अपनी आत्मा के क्लोन बनाए, जिससे कुल 999,999 क्लोन बने। आत्मा के स्रोत पत्थर की शक्ति का उपयोग करके हर आत्मा एक नवजात के समान थी, लेकिन वे सभी वही थे। फिर भाग्य के स्रोत पत्थर की शक्ति का उपयोग करके उसने हर एक को एक खास दांव की समझने की क्षमता और भाग्य से आशीर्वाद दिया। नहीं, वो भाग्य के स्रोत पत्थर और समय के स्रोत पत्थर की शक्ति को मिलाकर हर आत्मा को अलग समय रेखाओं पर भेजेगा, मतलब अपने सभी क्लोन को पास्ट और फ्यूचर में भेजेगा, जो उन्हें सबसे कम समय में अपने दांव में महारत हासिल करने का मौका देगा। फिर वो एकांत में चलेगा और उस दिन की प्रतीक्षा करेगा जब वो सभी 999,999 आत्माओं के साथ विलय करेगा, सभी दाव को समझते हुए, और उन्हें मिलाकर ग्रैंड दाव में महारत हासिल करेगा, जिसके साथ स्वर्गीय दाव भी उसका सेवक बन जाएगा। इस ख्याल में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, और बिना समय बर्बाद किए उसने आत्मा के स्रोत पत्थर को सक्रिय किया और कई छोटे नीले प्रकाश उसके अंदर से उड़ने लगे। वे नीले प्रकाश उसके क्लोन की आत्माएं थीं, कुल 999,999 थीं। फिर भाग्य के स्रोत पत्थर ने भी चमकना शुरू किया और सुनहरी रोशनी प्रत्येक आत्मा में प्रवेश कर गई, उन्हें एक विशेष दाव से संबंधित प्रतिभा से आशीर्वाद दिया। इसने उन्हें भी एक ऐसा भाग्य दिया जो अंत में सभी 999,999 आत्माओं को एक साथ लाने के लिए तैयार किया, ताकि इम्मोर्टल सुप्रीम के साथ मिल सकें। अब अंतिम चरण के लिए समय का स्रोत पत्थर चमक उठा और हर आत्मा अचानक विभिन्न समय रेखाओं में स्थानांतरित हो गई। जब सब कुछ पूरा हो गया, इम्मोर्टल सुप्रीम की छवि टिमटिमाने लगी, जैसे वो गायब होने वाला हो, जिससे उसकी आकृति और भी इनविजिबल हो गई। वह हमेशा आत्मा के रूप में था जब उसकी देह नष्ट हो गई थी, और स्रोत पत्थरों की शक्ति का उपयोग करने से उसकी आत्मा कमजोर हो गई थी। उसका कल्टीवेशन पहले से ही खत्म हो चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तीनों स्रोत पत्थर भी गायब हो गए। तारांकन आयांश तारांकन वर्महोल के जरिए आगे बढ़ता रहा। यहाँ पर समय और स्थान का सिद्धांत बहुत अधिक अजीब था। इस समय सोर्स पत्थर उसकी आत्मा के अंदर थे और उसे ब्रह्मांड की अराजक शक्ति से बचा रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, और यह केवल समय की बात थी जब वे आयांश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तभी एक सर्वोच्च प्राणी की शक्ति ने आयांश को महसूस किया। यह क्या है? एक आत्मा। ओह, यह आत्मा का संकेत। यह मेरी बनाई हुई नहीं है, लगता है यह मेरी द्वारा बनाई हुई सोल का वंशज है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक शांतिपूर्ण शक्ति ने आयांश को पकड़ लिया और उसे ले गई। लेकिन तुम्हारी आत्मा को थोड़ा परिष्कृत करना होगा ताकि तुम वास्तविकता में रह सको। तुम अपनी कई यादें खो दोगे और बाकी के यादों को सील कर दिया जाएगा, उस प्राणी ने कहा। अंडस्को 22 वर्ष बाद, ग्रह पृथ्वी, भारत। शहर दिल्ली। अंडस्को श्रीन, तारांकन श्रीन, तारांकन श्रीन, तारांकन। अलार्म की तेज आवाज ने आयांश को जगाया। नाखुशी से उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म घड़ी को दूर फेंक दिया। कंबल को अपने कंधों के करीब खींचते हुए बिस्तर में दुबक गया। आयांश बिस्तर छोड़ने में अनिच्छा महसूस कर रहा था। रिंग, तारांकन रिंग, तारांकन रिंग, तारांकन। फिर से सोने की कोशिश करते हुए अलार्म फिर से बज उठा, जिससे वह अंततः अपनी आंखें खोलकर बिस्तर से उठ गया। ओह, मेरे सिर में दर्द है, उसने उठने के बाद कहा। इन दिनों मुझे बहुत सारे सिर दर्द हो रहे हैं, जो अब माइग्रेन के जैसे हो गए हैं। और वही सपना फिर से। वह बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। तब उसने उस सपने के बारे में सोचा, क्योंकि यह सपना मुझे सुबह पूरी तरह से जगाने में मदद करता है। वो सपना बहुत अजीब था, जिसमें मैं एक आदमी को देखता हूं जो मेरे जैसी ही दिख रहा था और उसे बहुत शक्तिशाली प्राणियों से लड़ाई करते देखता था, जो एक झलक में धरती को नष्ट कर सकते थे। शायद मैं हाल ही में बहुत सारे कलात्मक उपन्यास पढ़ रहा हूं। हाँ, यही होना चाहिए, उसने अपने आप से कहा। आखिरकार ये पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग लगता है। किस तरह से अलग? क्या मैं कहूँ, ये थोड़ा असली सा लगता है। मुझे नहीं पता, शायद मैंने आध्यात्मिक उपन्यासों और एनीमे में इतना खो गया हूँ कि मेरा दिमाग फैंटेसी से भरा है।
खैर, ये भी एक कारण है कि मुझे कहना होगा कि मेरे पास इन चीज़ों के अलावा कोई जीवन नहीं है, मेरे पार्ट टाइम काम और विश्वविद्यालय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अलावा। लेकिन आज से सब कुछ बदलने वाला है, उसने दर्पण में अपने प्रतिबिंब से कहा। मैंने तय किया है कि मैं अपने वेब उपन्यासों, कॉमिक्स और एनीमे का समय कम करूंगा और अपने समय का उपयोग अधिक से करूंगा। मेरा वर्तमान पार्ट टाइम जॉब अब मुझे और सहारा नहीं दे रहा है, मुख्य रूप से क्योंकि मेरे मकान मालिक ने फिर से किराया बढ़ा दिया है। तो उसने पहले खुद पर काम करने की योजना बनाई है और कुछ अच्छे चीज़ों पर शोध करने का सोचा है जो उसे पसंद हैं। उनमें से एक है अच्छा आकार में आना और कैलिस्थेनिक्स करना। इसके अलावा मैं प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करूंगा ताकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकूं, और मैं मार्शल आर्ट भी सीखना चाहता हूं। मार्शल आर्ट का यह हिस्सा जाहिर तौर पर मेरे आध्यात्मिक उपन्यासों के प्रति मेरे प्यार से प्रेरित है। खैर, इनमें से कुछ चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। ये हमेशा उसी पर वापस आता है ना? उसने सोचा। खैर, अब मेरे पास इसके लिए एक योजना है, इस साल के वेब उपन्यास स्पिरिट पुरस्कार में भाग लेना। यह मुझे लेखक बनने में मदद करेगा और उम्मीद है कि मैं इसके गोल्ड प्राइज विजेताओं में से एक बन जाऊं और $10,000 पुरस्कार राशि जीत सकूं। उस विचार से अयंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसने सोचा, करने के लिए बहुत सारे काम और सीमित समय, साथ ही मुझे अभी भी यूनिवर्सिटी जाना है। इन सब पर विचार करते हुए अयंश ने बाथरूम में जाकर ठंडी शावर ली, जो उसने पहले कभी नहीं की। फिर से वो बोला, मैं कुछ आत्म विकास के टिप्स पर काम कर रहा हूं जो मैंने बार बार सुने हैं। कुछ समय बाद अयंश बाहर जाने के लिए तैयार था, इसलिए उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे बंद कर दिया, फिर लिविंग रूम की ओर बढ़ा। हे आयांश, तुम इतनी जल्दी उठ गए, ये नया है, एक युवा व्यक्ति ने लिविंग रूम में आते हुए कहा। उसके घुंघराले भूरे बाल थे और समान रंग की आंखें थीं, और उसकी काया बहुत दुबली थी। गुड मॉर्निंग अजय, तुम कैसे हो? मैंने कहा। अजीब बात है, तुम आमतौर पर इतने विनम्र नहीं होते। खैर, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठे? मार्क ने पूछा। खैर, मुझे कुछ करना है, वैसे मैं शाम तक बाहर रहूंगा, अयंश ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। अयांश यहाँ एक 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में अजय और उसके 2 भाई के साथ रहता है, जो यहाँ रहता है लेकिन किराए के लिए भुगतान नहीं करता। और उस भूत से बोलो। विशाल, क्या हाल है? एक व्यक्ति ने सोफे पर लेटे हुए कहा। मैं ठीक हूँ, उसके अजय के समान लक्षण थे, सिवाय इसके कि वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोते हुए कोई नींद नहीं ली और उसके पूर्व बाह में एक टैटू था। मुझे यह आदमी पसंद नहीं है, वह दिन भर नशे में रहता है। तभी अजय कहता है कि वह गरीब है और मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे यकीन है कि यह आदमी शायद नशे का सेवन करता है, लेकिन वह इसे नहीं स्वीकार करेगा। उसने मुझसे कहा कि वह रियल एस्टेट में निवेश करता है। मेरा मतलब है, मैं इसे नहीं मानता, लेकिन ठीक है। बिना और कुछ कहे अयांश घर से बाहर निकल गया, एक टैक्सी में चढ़कर कुछ खाने के लिए दुकान गया। कैब से उतरा और दुकान की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही वो अचानक रुक गया। तारांकन अयांश। तारांकन को अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वह भावना जल्दी ही चली गई, इसलिए उसने सिर हिलाया और सुपर मॉल के अंदर चला गया। सुपर मॉल के एक खास हिस्से की ओर बढ़ते हुए उसने एक बैग चिप्स उठाया और लोगों की कतार को देखकर सोचा, कौन सी लेनी चाहिए, पिज्जा या बर्गर? पिज्जा ही सही, इसलिए उसने पिज्जा उठाया और चलने लगा। जैसे ही वो फ्रिज के पास पहुंचा, अयंश ने किसी की चीख सुनी। शायद ये सिर्फ एक गरीब आदमी है, या शायद यह एक ग्राहक है जिसका कार्ड काम नहीं कर रहा और अब वो लड़ाई शुरू करना चाहता है, उसने सोचा। उसने अपना ध्यान वापस फ्रिज पर केंद्रित किया और एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए इसे खोला। मैं हर दिन एनर्जी ड्रिंक खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, उसने ऐसा कहा और दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ा। जैसे ही अयांश अपने ड्रिंक के साथ काउंटर की ओर बढ़ा, उसने एक आवाज़ सुनी, हे, दरवाजा खोलो। उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो सकता है और अयांश ने फर्श पर झुककर खुद को छिपा लिया। आगे की पंक्ति में झांकते हुए
उसने एक आदमी को देखा जिसने स्की मास्क पहना हुआ था और काउंटर के पीछे के आदमी के सिर पर बंदूक तान रखी थी। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह प्रार्थना कर रहा था, मैं आज नहीं मर सकता, मुझे आज मरना नहीं है, मुझे कुछ करना है। कांपने की कोशिश करते हुए और अपने बचने की योजना बनाते हुए अयांश ने जब अपनी जेब में हाथ डाला ताकि वह अपना मोबाइल निकाल सके। ओह नहीं, मेरा मोबाइल कहाँ है? डैंग, मैंने इसे घर पर छोड़ दिया, उसने निराशा में कहा। मैं हर पैसा चाहता हूँ, हर एक सिक्का। जब तुम पैसे के साथ खत्म कर लो, बैग खोलो और उसमें कुछ सिगरेट डालो, डाकू ने कैशियर पर चिल्लाया। कैशियर ने जितनी जल्दी हो सके दिए गए बैग में पैसे डालने शुरू कर दिए। वह सिर्फ उसे ऐसा करते हुए कांपते हुए देख सकता था। सिगरेट, डाकू ने फिर से चिल्लाया। तुम्हें कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? कैशियर ने कांपती आवाज में पूछा। सिगरेट का क्या है, तुम पैसे लो और निकल जाओ, अयांश ने अपन ए मन में कहा, यह उम्मीद करते हुए कि चीजें खून खराबे में न बदलें। ठीक है, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूं, मुझे कोई भी चाहिए, मुझे सब दो। हाँ, बस फेंको इसे, अब इसे जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। कैशियर ने जल्दी से सिर हिलाया और उसने वही किया जो उसे बताया गया था, लेकिन डाकू उसकी गति से संतुष्ट नहीं था। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम थोड़ी तेजी से चलो, मुझ पर भरोसा करो, मैं ट्रिगर खींचना नहीं चाहता, मैंने पहले किया है, और जब मैं ट्रिगर खींचूंगा तब वह सुंदर दृश्य, ये कहकर डाकू जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? खैर, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, उसने अंत में मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, नहीं, मैं नहीं हूं, ही, बस वही करो जो मैंने कहा, क्योंकि अगर तुम मुझ पर फास्ट वान करने की सोच भी लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। ओह, मेरे ड्राइवर का कॉल आ रहा है, मुझे अपनी पिकअप नहीं चूकनी है। और तभी अयांश ने कुछ बेवकूफ़ी भरा काम किया और उसकी जैकेट ने एक सूप की कैन को गिरा दिया और वह चुप हो गया। क्या उसने मुझे हिलते हुए सुना? अयांश ने डर से सोचा, जबकि उसने अपनी सांस तक रोक रखी थी। इस समय वह आदमी अयांश की दिशा में मुड़ा, जिससे अयांश को लगा, हे भगवान, उसने मुझे ऐसा करते हुए सुना। लेकिन मेरी दिशा में मुड़ने से डाकू को इतना ध्यान भटका दिया कि कैशियर ने काउंटर के पीछे अपनी बंदूक उठाई। अब उनके पास, दोनों के पास हथियार थे। अब काम करने का समय है, मैंने सोचा और चमत्कार के लिए चुपचाप प्रार्थना की। मैंने अंततः साहस जुटाया और किनारे से झांक कर देखा और डाकू को देखा जो मेरे सामने की ओर था, और उसकी बंदूक कैशियर की ओर थी, जो डाकू को सीधे निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और संघर्ष और हिलने डुलने में था। तभी मेरा एकमात्र विचार था कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसका लाभ उठाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए आगे बढ़ूं। आखिरकार, डाकू ने पहले कहा था कि उनके पास 2 लोग हैं। मैंने जल्दी से दूरी को तय किया और उसने मुझे आते नहीं देखा। मैंने उस पर कूदकर उसके गले को पकड़ लिया और उसे दबाने की कोशिश की। वह मुझे झटकने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह अभी भी कैशियर की ओर बंदूक तान रखी थी, जो डाकू को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी डाकू की कोहनी अयांश के नाक पर लगी और मेरी नाक टूट गई और खून बहने लगा। उसने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ फिसलने लगे और इससे पहले कि अयांश जान पाता, गोलियां चलने लगीं और वह जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज बंद हुई और मैंने सिर उठाकर देखा तो मेरी निराशा में पाया कि कैशियर को गोली लग गई थी और उसकी स्थिति अनजान थी। मैं अब भी फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने दूर जाने की कोशिश की, तभी एक और आदमी आया, डाकू का साथी। वह दौड़ता हुआ अंदर आया और डाकू पर चिल्लाया, क्या हो रहा है? पैसे कहाँ हैं? क्या तुमने पैसे लिए? तुम जो बैग लाए थे वह कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यह अभी भी काउंटर के पीछे है, शायद कैशियर के पीछे, जिसे मैंने अभी गोली मारी है। ये फर्श पर कौन है? मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया? दूसरा डाकू बोला जब वह मेरे पास आया और मेरे कंधे को पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुझे पलटा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सोचा, यह आवाज मुझे परिचित लग रही है। उसे देखते हुए, हालांकि उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वह जो शर्ट पहने हुए था, ओह शिट, यह वही है जो उसने आज सुबह पहनी थी, अजय का भाई। वह मेरी आंखों में देख रहा था और मैं उसके आंखों में आश्चर्य देख सकता था।
मुझे पता था कि वह जानता है कि मैंने उसे पहचाना है। आखिरकार चीजें खराब हो गईं। मैंने निराशा में सोचा, ये जानते हुए कि वह मुझे अब नहीं जाने देगा। वह मेरी ओर देखता है और कहता है, मुझे खेद है अयांश, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं जोखिम नहीं ले सकता। उसने मेरे सिर के ऊपर बैरल पकड़ लिया और मैंने चिल्लाया, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते। वह बस चुप रहा और ट्रिगर खींचा और फिर बंदूक। अयांश की आंखें बंद हो गईं, अपनी मौत की उम्मीद में गोली चलने की आवाज के बाद, लेकिन समय बीत गया और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या बकवास है। अपनी आंखें खोलते हुए जो कुछ उसने अपने सामने देखा उससे चौंक गया। क्या ये सच है? समय सच में रुका हुआ है, लेकिन कैसे, और मैं कैसे चल सकता हूँ? हाँ, समय सच में रुका हुआ था। मैं अभी भी देख सकता हूँ कि गोली मेरे सिर से कुछ इंच दूर हवा में थी और एक मक्खी कुछ फीट दूर जमी हुई थी। साथ ही कैशियर ने अचानक बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ देखा अजय के भाई की ओर, और उसने एक पुलिसकर्मी को दरवाजे पर देखा जिसने भी बंदूक तानी हुई थी और लगता है कि वह दूसरे डाकू पर गोली चलाने वाला था। क्या हो रहा है? अयांश ने अपने आप से पूछा। तभी ऐसा हुआ और सिरदर्द फिर से आ गया। इस बार यह अब तक की सबसे तेज और भयानक थी और अयांश को लगा कि उसका सिर फटने वाला है। आह! उसने गंभीर दर्द में चिल्लाया। तभी उसने एक पुरानी आवाज सुनी जो लग रही थी जैसे सभी दिशाओं से आ रही हो। तभी एक व्यक्ति की आवाज आई और उसने बोला, मैंने तुम्हारी मदद करने में अपनी पूरी कोशिश की है। अब वापस अपनी वास्तविकता में जाओ और जो कुछ भी अगला होगा वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। अयांश ने सिरदर्द के कारण आवाज को बमुश्किल सुना, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक अयांश के पीछे एक पोर्टल खुल गया और वह उसमें चला गया। जब अयांश को पोर्टल में खींचा गया, उसे उसकी दिशा का एहसास नहीं था और ये नहीं समझ पा रहा था कि कहाँ क्या है। अयांश को पता नहीं चल रहा था कि वो ऊपर नीचे था, नीचे बायां था और बायां ऊपर और नीचे एक साथ था। तभी उसने दर्द में चिल्लाया, क्योंकि अयांश का सिर दर्द लगातार बढ़ रहा था, और जैसे ही ये बढ़ा, उसने इमेजेस या क्लिप्स देखना शुरू किया। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि ये यादें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऐसा जो वो जानता था लेकिन भूल गया था और फिर से याद कर लिया। वह अपने अतीत की यादें वापस ला रहा था। जो ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं था, वो वही सपने थे जो अयांश हाल ही में देख रहा था। एक ऐसे कल्टीवेशन वर्ल्ड से होने के सपने, जिसमें फिर से ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करते हुए हर तरह के शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ना। ये यादें अधूरी हैं, उसने सोचा। जितना मैं याद कर रहा था, मैंने देखा कि यादें केवल भागों में थीं और उनमें से अधिकांश आधे में ही रुक गई थीं। हालांकि एक हिस्सा पूरा था। तो यही कारण है कि मैं धरती पर आया, उसने सोचा। जब मैंने अपने 999,999 आत्मा क्लोन बनाए और उन्हें विभिन्न वर्ल्ड्स में मल्टीवर्स के सोर्स स्टोन्स के साथ भेजा। इसका मतलब है कि टाइम सोर्स स्टोन ने ही उस समय को रोका जब मुझे लगभग सिर में गोली लगने वाला था। लेकिन यह वही था जिसने मेरे सिर दर्द और मेरे पिछले जीवन की यादों की वापसी का कारण बना। जैसे जैसे अयांश यादें याद कर रहा था, अयांश उस प्राणी के बारे में भी सोच रहा था जिसने उसे बचाया, और धरती ग्रह के बारे में भी सोच रहा था। इन सब चीजों और कई सवालों के साथ, अचानक अयांश अपनी पीठ को एक कठोर सतह पर पाया, और साथ ही फिर से उसके दिमाग में पुरानी बातें याद आने लगती है और फिर से अयांश का सिर फिर से दर्द करने लग जाता है। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो अयांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और नीले आसमान और ऊंचे पेड़ों को देखा। उसके हाथ जमीन पर थे। वह पास के पेड़ का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि उसे अभी भी अचानक पोर्टल की यात्रा से चक्कर आ रहा था। जब अयांश अपने सिर को तेजी से झटका दिया ताकि चक्कर को थोड़ा रोक सके। क्या मैं पहले के वर्ल्ड में वापस आ गया? उसने अपने आप से पूछा, इस जंगल को देखते हुए जो उसके लिए थोड़ा ज्यादा शांत था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में आता है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो अभी तक ये सोच ही पता है कि तभी उसका मन मिचलाने लगा और झुक गया और उल्टी करने लगा। थोड़ी देर बाद ये रुक गया और तभी वह एक निश्चित दिशा में चलना शुरू किया। जैसे जैसे अयांश आगे बढ़ा, वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए।
फिर अयंश ने तय किया कि मैं देख सकता हूं कि क्या मैं सोर्स स्टोन्स को बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन उसका ये प्रयास असफल हो गया क्योंकि उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। तभी एक बहुत तेज धमाके की आवाज आई जिसके कारण जमीन भी हिल गई। उस धमाके की आवाज बहुत दूर तक फैली। अयांश का मन कर रहा था कि वो ये धमाके देखने जाएं। आखिरकार वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में था, एक ऐसी दुनिया जिसमें अयांश कभी जीने की कल्पना करता था। उसने सोचा, असली जिंदगी में सुपर क्षमताओं का गवाह बनना कितना अच्छा होगा। हाँ, सही है, मैं इतनी जल्दी मरने की योजना नहीं बना रहा। कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहला नियम, जितना हो सके कम ध्यान आकर्षित करें और जब तक आप मजबूत ना हों, किसी भी प्रकार की एक्सपोजर से बचें। ये सोच के साथ ही अयंश विपरीत दिशा में मुड़कर तेजी से चलना शुरू किया और जल्द ही दौड़ने भी लगा क्योंकि उसे यहाँ से जल्दी निकलना था। दौड़ते हुए उसने कई लड़ाई की आवाजें सुनी और कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनी। उनकी अनदेखी करो, पहला लक्ष्य इतनी जल्दी मरना नहीं है, उसने अपने आप से कहा और आसपास के क्षेत्र को छोड़ने पर और ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि चीजें अयांश के इच्छा के खिलाफ जा रही थीं, हमेशा की तरह। तभी एक छाया ऊपर से तेजी से आई और उसके सामने लैंड कर गई, एक गड्ढा बनाते हुए। तभी एक और आदमी आया और तेजी से उस आदमी की बगल में लैंड हुआ और पहले वाले के पास आया। अयांश उन दोनों को डरते हुए देख रहा था और उससे हिला भी नहीं जा रहा था। तभी वह व्यक्ति रुक गया और अयांश की ओर मुड़ गया। जब उसने अयांश को देखा तो उसका शरीर कांप गया और उसे वह एहसास हुआ जो उसने हमेशा कल्टीवेशन उपन्यासों के बारे में पढ़ा था, जैसे उसने मेरी सारे रहस्यों को देख लिया है। एक और बात यह थी कि वह आदमी मेरे पिछले जीवन की तरह ही दिखता था, हालांकि थोड़ा सा अलग था, लेकिन अयांश को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। उसकी रंगत हल्की थी और वह आकर्षक था, उसके काले लाल बाल थे और आंखों का रंग भी वही था। उसके माथे पर एक छोटी लाल तलवार के आकार का निशान था और उसने खून के रंग का कवच पहना हुआ था और उसके दाएं हाथ में एक खून के रंग की तलवार थी। अरे, उसे लाल रंग बहुत पसंद है, अयांश अचानक से अपने मन में बोला। जैसे ही उसने अपना सिर गड्ढे की ओर देखने के लिए मोड़ा, अचानक एक बड़े सा पत्थर और एक कुल्हाड़ी उस लाल बाल वाले की और तलवारबाज की ओर फेंकी गई, जबकि अयांश ने उसे लाल बालों वाले तलवारबाज के रूप में पुकारने का निर्णय लिया। उसने एक तेज गति से अपने को बगल में झुका दिया और कुल्हाड़ी अयांश के सिर के पास से गुजर गई और उसके बालों का एक टुकड़ा काट दिया। अयंश उस नज़दीकी हमले से काफी डर गया था। उसी समय अयंश ने अपने अनुभव से पुष्टि की कि कल्टीवेशन की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। तभी उसने आपसे कहा, मैंने कभी ऐसा क्यों सपना देखा कि मैं ऐसी दुनिया में रहूं? धरती इस मौत के जाल से कहीं बेहतर है। हमलावर ने अपनी जीभ काटी और कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी अंश मुस्कुराया और बोला, तुमने गलत सोचा। इस समय गड्ढे की धूल साफ हो गई, जैसे कि एक आदमी काले वस्त्र में उड़ता हुआ बाहर आया और आसमान में मंडराता रहा और अयांश को अजीब चमक वाली नजरों से देख रहा थे। ऐसा लगा वह अयांश शिकार की तरह देख रहा था। लाल बालों वाला तलवारबाज जवाब देने वाला था, लेकिन उसे एक शक्ति की किरण द्वारा बाधित किया गया। स्पेस चारों ओर युद्ध शुरू करने लगा और दुनिया में कंपन होने लगा, जैसे चारों ओर प्रकाश की चमकें दिखने लगीं। यह इस तरह बहुत देर तक युद्ध होता रहा, फिर यह अचानक रुक गया। अयंश की आंखें ऐसी दृश्यता से भरा हुआ था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। सैकड़ों हजारों कल्टीवेशनर्स आसमान में उड़ान भरे रहे थे। जितनी दूर अयांश की आंखें देख सकती थीं, उतनी देर तक वह कल्टीवेटर्स को ही देख रहा था और इससे भी अधिक। वे सभी एक जैसे दिखते थे, केवल बाल, आंखें और आभा में कुछ भिन्नताएं थीं। वे सभी एक जैसे दिखते थे। तभी अयांश अचानक से बोले, वे सभी मेरी तरह दिखते हैं। अयांश ने कहा, कहीं ये सभी मेरे क्लोन तो नहीं हैं? तो जानने के लिए आगे सुनते रहिए सुप्रीम एम्परर ऑफ इमॉर्टल गॉड।